शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलिए, मोबाइल सबको रखिए पॉकेट में। क्लासरूम में रहते हैं तो मोबाइल पर से ध्यान हटा कर रखिएगा ना। किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई में हल्का सा भी कोताही आपको रिजल्ट से दूर कर देगा। इतने जागरूक विद्यार्थी हैं आजकल कि आप जरा सा भटकिएगा, आप दबा दिए जाएंगे, कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा गंभीरता पूर्वक विषय पर ही विचार करिए। उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन पढ़ने का उम्र सीमित है कि नहीं है? आपकी उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन अब बातचीत बंद कर दीजिए। लेकिन पढ़ने का ये उम्र सीमित है, असीमित है नहीं है। इसलिए गंभीरता पूर्वक हमेशा सिलेबस पर विचार करते रहना। हमेशा हम मानते हैं कि ये संभव नहीं है कि आप हमेशा गंभीरता पूर्वक सिलेबस पर विचार करें, बिल्कुल ये संभव नहीं है। लेकिन जो संभव कर दिया उसका नौकरी पक्का है। आप बात समझे कि नहीं समझे? दिल के गहराइयों से समझिए, ऊपर ऊपर से नहीं है, ठीक है ना? तो इस उम्र में पूरी गंभीरता के साथ पढ़ाई के प्रति ही समर्पित रहना निश्चित ही हर किसी के बस में नहीं है। लेकिन जिसके बस में है उसके हाथ में 100% नौकरी होगा, 100%। लक्ष्य भटकाने के इस दुनिया में, इस पटना में, गांव में हजार रास्ते हैं जिस रास्ते पर चलकर आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। लेकिन लक्ष्य पर चलने के मात्र एक रास्ते हैं, वो कि इस उम्र में आप 100% समय सिलेबस को समर्पित कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? अब क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो क्लासरूम के मर्यादा को थोड़ा बनाए रखिए, ठीक है? अभी सीसीटीवी में देख रहे थे हरकत किसका कैसा कैसा क्या कर रहा है, ठीक है? अब हम बोलेंगे नहीं, कहिएगा बाद में कि निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आप लोग क्लास में बैठे, आप जानते हैं हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, आपकी हर घटनाएं कैद हो रही है, तो मर्यादा में रहना है। आखिर शिक्षित हो जाने का कुछ तो औचित्य होनी ही चाहिए, कुछ मर्यादा तो होनी ही चाहिए जो शिक्षित और जो शिक्षित नहीं है उनके बीच अंतर कर सके। अगर हम शिक्षित होकर भी, विचारशील तर्कशील होकर भी उसी खांचे में फंसे हुए हैं जिन खांचों में अशिक्षित लोग भी हैं, तो फिर शिक्षित होने का कोई मायने नहीं है, तर्कशील विचारशील होने का कोई मायने नहीं है। दोस्तों हम बायोलॉजी के 12वें नंबर चैप्टर को सफलतापूर्वक कल के क्लास में समाप्त कर लिए थे, और आज 13वें नंबर चैप्टर पर आ गए हैं जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। दो छोटे छोटे चैप्टर थे बायोलॉजी के, जहां से प्रश्न पूछने की सिलसिला लगभग हर एग्जाम में सीमित रहती है। फिर भी किसी भी चैप्टर से एक भी प्रश्न पूछा जा रहा है
तो वो चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अंततः 1 नंबर ही मेरिट लिस्ट से निकालने के लिए बाहर है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं स्केलेटन सिस्टम का, और स्केलेटन सिस्टम के उपरांत हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट की चर्चा करेंगे। आइए पहले समझ लेते हैं स्केलेटन सिस्टम का। स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र दोस्तों, जिस तरह पाचन तंत्र का काम भोजन को पचाना है, श्वसन तंत्र का काम कोशिकाओं के भीतर श्वसन को संपन्न कराकर ऊर्जा पैदा करना है, जिस तरह उत्सर्जन तंत्र का काम शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालना है, ठीक उसी तरह मानव शरीर के स्केलेटन सिस्टम का काम मानव शरीर को गति और प्रचलन में मदद करना है। गति और प्रचलन में मदद करना है। प्रचलन मतलब लोकोपोषण। तो कंकाल तंत्र के बदौलत ही हम चल फिर पाते हैं, गति कर पाते हैं, शरीर गतिशील हो पाता है। ये कंकाल तंत्र के बदौलत ही हो पाता है। तो मानव शरीर के कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य शरीर को गतिशील बनाना है। चलते फिरते जो है उसमें कंकाल तंत्र की अहम योगदान है, लेकिन इसके अतिरिक्त मानव शरीर की जो एक निर्धारित ढांचा है, जिस ढांचे के बदौलत मानव अन्य जंतुओं से अलग दिखता है, वो शारीरिक ढांचा भी किसके बदौलत बना है? स्केलेटन सिस्टम के बदौलत। अगर मानव शरीर को स्केलेटन सिस्टम से अलग कर दिया जाए, यानी कि शरीर से स्केलेटन सिस्टम को अलग कर दिया जाए, तो फिर मानव शरीर के जो ढांचा आप देख रहे हैं, निश्चित ही वो ढांचा नहीं रह पाएगा। कल्पना कीजिए कि मानव के शरीर में एक भी हड्डियां नहीं हो, फिर भी मानव हो, तो वो मानव कैसा दिखेगा? आप सिर्फ कल्पना कीजिए। हमें लगता है कि आप कल्पना कर रहे होंगे तो डर रहे होंगे कि क्या हो जाएगा। तो डरिए नहीं, सिर्फ आप महत्व को समझिए कि ये स्केलेटन सिस्टम का क्या महत्व है। तो मानव शरीर का एक सुव्यवस्थित ढांचा, एक व्यवस्थित ढांचा बनाने की जिम्मेदारी भी किसके ऊपर है? स्केलेटन सिस्टम के ऊपर है। और गति और प्रचलन कराने की भी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? स्केलेटन सिस्टम के ऊपर है। तो मानव शरीर का कंकाल तंत्र शरीर को गतिशील बनाने में योगदान देते हैं और शरीर का एक सुव्यवस्थित ढांचा को निर्मित करने में अपना योगदान देते हैं। कंकाल तंत्र के अभाव में मानव शरीर गति नहीं कर सकता है और उसकी जो एक व्यवस्थित ढांचा है वो भी गड़बड़ा जाएगा। और मानव शरीर के इस कंकाल तंत्र को, मानव शरीर के इस कंकाल तंत्र को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। अब बाह्य कंकाल के अंतर्गत मुख्य रूप से मानव के बाल और मानव के नाखून आते हैं। बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं?
बाल और नाखून आते हैं। अगर मवेशियों की बात करें तो मवेशियों के बाएं कंकाल के अंतर्गत उसके सींग, खुर और बाल आते हैं। सींग, खुर और बाल आते हैं। तो मानव के कंकाल तंत्र को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, बाएं कंकाल और अंतः कंकाल। बाएं कंकाल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बाल और नाखून आते हैं। और इस बाह्य कंकाल की विशेषता ये है कि इसमें रक्त का संचार नहीं पाया जाता है। बाह्य कंकाल की विशेषता ये है कि बाह्य कंकाल में रक्त का संचार नहीं पाया जाता है, जबकि अंतः कंकाल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें न सिर्फ रक्त का संचार होता है बल्कि उसमें रक्त का निर्माण भी होता है। अंतः कंकाल की विशेषता यह है कि अंतः कंकाल के अंतर्गत न सिर्फ रक्त का संचार होता है बल्कि रक्त का निर्माण होता है। हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं क्या बाह्य कंकाल के अंतर्गत मानव के दांत नहीं आते हैं? तो दोस्तों, दांत नहीं आते हैं। बाह्य कंकाल के अंतर्गत दांत को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि दांत में रक्त का संचार पाया जाता है। जब आप दांतों की संरचना पढ़े थे तो आप देखे थे कि दांत के सबसे भीतरी परत, सबसे भीतरी गुहा जिसको पल्प कैविटी कहते हैं, उसमें रक्त धाराएं बहती थी। तो दांत अंतः कंकाल का हिस्सा नहीं है। अब जो अंतः कंकाल है दोस्तों, अंतः कंकाल के अंतर्गत बोन और कार्टिलेज का बना ढांचा शामिल है। अंतः कंकाल के अंतर्गत बोन और कार्टिलेज यानी हड्डी और उपास्थि का बना ढांचा शामिल है। क्लियर है यहां तक? दोस्तों, हमारे लिए बाह्य कंकाल महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बाह्य कंकाल की सीमाएं यहीं तक है कि आप याद रखिए कि बाल और नाखून किसके अंतर्गत आते हैं और बाह्य कंकाल में रक्त का संचार नहीं पाया जाता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? अंतः कंकाल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अंतः कंकाल, इंडोस्केलेटन। और अंतः कंकाल के अंतर्गत बोन और कार्टिलेज आते हैं। क्या आते हैं? बोन और कार्टिलेज आते हैं, यानी अस्थि या फिर हड्डी आते हैं। अस्थि या फिर हड्डी आते हैं और आते हैं दोस्तों कार्टिलेज। क्या आते हैं? कार्टिलेज आते हैं। क्लियर हो गया? कार्टिलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। अब इन अस्थि और उपास्थियों की चर्चा हम चैप्टर नंबर 2 में भी किए हुए हैं। आप जानते हैं कि अंतः कंकाल जिस अस्थि और उपास्थि से निर्मित है, यह दोनों ही संयोजी उत्तक है। अस्थि भी संयोजी उत्तक है और उपास्थि भी संयोजी उत्तक है। और इसकी चर्चा हम चैप्टर नंबर 2 में भी किए थे। आपको याद है कि भूल गए? भूल गए दोस्तों? याद है। अस्थि और उपास्थि कैसे उत्तक है? संयोजी उत्तक है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि अंतः कंकाल का निर्माण संयोजी उत्तकों के द्वारा होता है। अंतः कंकाल का निर्माण किसके द्वारा होता है? संयोजी उत्तकों के द्वारा होता है। इनके कोशिकाओं का भी नाम आप जानते होंगे। बोन किस कोशिका से बना होता है? ओस्टियोब्लास्ट कोशिका के बना होता है। किस कोशिका का बना होता है? ओस्टियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। कार्टिलेज किस कोशिका का बना होता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। तो अस्थि ओस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं, अस्थि ओस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं और उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। और ये दोनों काफी मजबूत संयोजी उत्तक है। और इनके मजबूती का कारण क्या है, इसकी चर्चा तो हम 2 नंबर चैप्टर में किए ही है।
लेकिन मजबूती एक विशेष प्रोटीन के कारण भी आती है, एक विशेष प्रोटीन के कारण भी आती है। उसका नाम है दोस्तों ओसीन प्रोटीन। उसका क्या नाम है? ओसीन प्रोटीन। उसका क्या नाम है? और ठीक उसी तरह का एक विशेष प्रोटीन इस कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका में भी पाया जाता है और उसका नाम है दोस्तों कॉन्ड्रीन प्रोटीन। क्या नाम है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन। उसका क्या नाम है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो मानव के हड्डी में किस विशेष प्रकार के प्रोटीन की उपस्थिति होती है? ओसीन प्रोटीन। मानव के उपस्थिति में किस विशेष प्रकार के प्रोटीन की उपस्थिति होती है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन। हड्डी में ओसीन प्रोटीन और उपस्थिति में कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो मानव शरीर के अंतःकंकाल किस प्रमुख ऊतकों से निर्मित है? संयोजी ऊतक से निर्मित है। किन किन संयोजी ऊतक से निर्मित है? बोन और कार्टिलेज से निर्मित है। और यह बोन किस कोशिका का बना है? ओस्टियोब्लास्ट कोशिका का बना है। कार्टिलेज किस कोशिका का बना है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना है। हड्डी में कौन सी विशेष प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। कार्टिलेज में कौन सी विशेष प्रोटीन पाई जाती है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। अब दोस्तों मानव शरीर का जो अंतःकंकाल है निश्चित ही वो हड्डी और उपास्थियों से बना हुआ है, लेकिन अंतःकंकाल में उपास्थि की उतनी विशेष भूमिका नहीं है जितनी विशेष भूमिका हड्डियों की है, बोन की है। तो अंतःकंकाल दो प्रमुख संयोजी ऊतक से तो बने हैं, लेकिन अंतःकंकाल को बनाने में किस प्रमुख संयोजी ऊतक की अहम भूमिका है? हड्डी की। किसकी? उपास्थि का काम तो सिर्फ ये है कि हड्डी के जोड़ को चिकना बनाए रखना। एक हड्डी दूसरे हड्डी से जहां जुड़े रहते हैं उस जोड़ पर उपास्थि मौजूद रहते हैं कि ताकि जोड़ जो है हड्डियों का जो जोड़ है वो स्मूथ बना रहे, वो चिकना बना रहे। इसके अलावे उपास्थि का कोई विशेष अहम योगदान अंतःकंकाल में नहीं है। अंतःकंकाल में अगर उपास्थि का योगदान को हम 2-4% मान ले तो ये भी ज्यादा हो जाएगा। 90% अंतःकंकाल का निर्माण केवल और केवल किसके द्वारा होता है? हड्डियों के द्वारा होता है। अब चूंकि हम यहाँ पर केवल मानव के अंतःकंकाल को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वही हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो मानव एक स्तनधारी प्राणी है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भूल गए हैं। अब भूल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, भूलना भी जरूरी होता है, नहीं तो जिंदगी में ऐसे ऐसे यादें और ऐसे ऐसे चीज़ों को हम देखते हैं कि अगर ईश्वर हमें भूलने की क्षमता प्रदान नहीं करता तो हमें इतना चीज याद रह जाता कि दिमाग ब्लास्ट कर जाता है कि नहीं है। हम अभी तक के जिंदगी में बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सहे हैं, बहुत घटनाएं घटी है। यकीन मानिए सब कुछ याद रहता तो हम पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। तो भूलना भी कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन जहां तक सवाल नौकरी का है तो इसमें भूलने वालों का कोई स्थान नहीं है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि मानव जो है मेमेलिया है, यानी कि स्तनधारी है। मानव मेमेलिया है यानी कि स्तन। तो अन्य जो जंतु है दोस्तों, ठीक है, अन्य जो जंतु है, अन्य जंतु को जैसे हम मान ले कि पक्षी है, सांप है, मेढक है, अन्य जंतु की हड्डी और मेमेलिया की हड्डी, इन दोनों में
बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क, हड्डी हड्डी के तरह ही बन गया दोस्तों। तो अन्य जंतु और स्तनधारी के हड्डी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सबकी हड्डी एक समान कोशिकाओं से बनी हुई है। सबके हड्डी में ओसिन प्रोटीन की उपस्थिति है। सभी की हड्डियां मजबूत हैं, सभी की हड्डियां मजबूत है। लेकिन अन्य जंतु के हड्डी और स्तनधारी के हड्डी में एक संरचनाओं को लेकर फर्क है, और उस संरचना का नाम है हेबर्सियन केनाल। उस संरचना का नाम है हेबर्सियन केनाल। हेबर्सियन केनाल, हेबर्सियन केनाल, हेबर्सियन केनाल। और ये हेबर्सियन केनाल केवल किसके हड्डी में मौजूद है? मेमेलिया के हड्डी में मौजूद है। अन्य के हड्डी में ये हेबर्सियन केनाल पाया नहीं जाता है। अगर किसी हड्डी में हेबर्सियन केनाल की उपस्थिति है तो 100% वो हड्डी किसका होगा? मेमेलिया का होगा। मेमेलिया के हड्डी के अतिरिक्त अन्य किसी के हड्डी में हेबर्सियन केनाल नहीं पाया जाता। लेकिन ये हेबर्सियन केनाल आखिर है क्या? तो अगर स्तनधारी के हड्डी को माइक्रोस्कोप लेकर देखिएगा तो उसमें ढेर सारे पतली पतली छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ेगी। अगर स्तनधारी के हड्डी को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो उस हड्डियों में ढेर सारे पतली पतली छोटी छोटी नलियों का जाल दिखाई देता है। हड्डी में दिखने वाले नलियों के जाल को ही क्या कहते हैं? स्तनधारी के हड्डियों में उपस्थित नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? और इस हेबर्सियन केनाल का कोई विशेष कार्य नहीं है। ये जो हेबर्सियन केनाल की उपस्थिति है दोस्तों, इस हेबर्सियन केनाल का कोई विशेष कार्य नहीं है। बस एक पहचान ये बन जाती है कि अगर हेबर्सियन केनाल रहेगा, हेबर्सियन केनाल रहेगा तो निश्चित ही वो किसका हड्डी होगा? अब ध्यान रखिएगा, मेमेलिया में हम एक ही एग्जाम्पल लिए, मानव। तो आप ये मत समझिएगा हेबर्सियन केनाल केवल मानव के हड्डी में होता है, सभी स्तनधारी के हड्डी में होता है। सभी स्तनधारी के हड्डी में हेबर्सियन केनाल होता है। अन्य किसी जंतु में हड्डी में हेबर्सियन केनाल की उपस्थिति नहीं। क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये था कंकाल तंत्र का इंट्रोडक्शन। आप समझे कि नहीं समझे? एक बार नोट पर नजर दौड़ाइए तो कोई लाइन गलत तो नहीं लिखा हुआ है। और जहां तक एक हमारे प्रणव जी हैं, करा शुरू में मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ दिस लाइन? अब आ गया है दूसरा वेब सीरीज, सब नशा उतारिए। क्या केलोजन प्रोटीन? क्या केलोजन प्रोटीन से रेशे बनते हैं, रेशे बनते हैं। और लगता है रिप्रोडक्शन में कुछ लोग बोले नसबंदी नहीं पढ़ाए। आप क्वेश्चन का वीडियो क्लास करिएगा, उसमें नसबंदी की चर्चा किए हैं। ठीक है, नर नसबंदी और मादा नसबंदी दोनों की चर्चा किए हैं। क्लियर हो गया?
कुछ लोग मज्जा गुहा को लेकर बात कर रहे हैं। मज्जा गुहा की चर्चा हम किए हुए हैं दूसरा नंबर चैप्टर में, ठीक है ना। आइए दोस्तों, मानव के अंतःकंकाल को दो हिस्सों में बांटा गया है। मानव के अंतःकंकाल या फिर कंकाल तंत्र को कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो, एक्जियल और एपेंडिकुलर। एक्जियल और एपेंडिकुलर। मानव के हड्डियों के ढांचे अर्थात अंतःकंकाल या फिर कंकाल तंत्र को कितने हिस्से में बांटा गया है? दो, एक्जियल और एपेंडिकुलर। अक्षीय अंतःकंकाल, अक्षीय अंतःकंकाल या अक्षीय कंकाल, अंतःकंकाल भी कह सकते हैं और कंकाल तंत्र भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। और एपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं परिधीय अंतःकंकाल या फिर परिधीय कंकाल। मानव के अंतःकंकाल को या कंकाल को या हड्डियों के ढांचे को कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो, एक्जियल और एपेंडिकुलर। एक्जियल और एपेंडिकुलर। अब एक्जियल के अंतर्गत आता है दोस्तों स्कूल। क्या आता है? स्कूल यानी क्या? खोपड़ी। उसके बाद आता है वर्टिब्रल। वर्टिब्रल कुलुम्न। क्या आता है? वर्टिब्रल कुलुम्न। वर्टिब्रल कुलुम्न। वर्टिब्रल कुलुम का मतलब, वर्टिब्रल कुलुम का मतलब कशेरुक दंड। कशेरुक दंड। कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डियों। रीढ़ की हड्डियों को ही क्या कहते हैं? कशेरुक दंड कहते हैं या वर्टिब्रल कोलम कहते हैं। उसके बाद एक्जियल के अंतर्गत आते हैं रिब्स। क्या आते हैं? रिब्स यानी पसली, यानी छाती की हड्डी को क्या कहते हैं? पसली। छाती की हड्डी को पसली कहते हैं। और चौथा आता है एस्टर्नम। चौथा क्या आता है? एस्टर्नम। छाती के बीचों बीच एक हड्डी मौजूद है जिनसे पसलियां जुड़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो मानव का खोपड़ी, मानव का रीढ़ का हड्डी, मानव की पसली और एस्टर्नम मिलकर क्या बनाता है? एक्जियल बनाता है। एक्जियल इंडोस्केलेटन में या एक्जियल अंतःकंकाल में कौन कौन से अंग शामिल हैं? खोपड़ी, कशेरुक दंड, पसली और एस्टर्नम। पसली और एस्टर्नम। क्लियर हो गया ना? अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि एक्जियल स्केलेटन के अंतर्गत कौन कौन से हिस्से शामिल है, क्या इस प्रश्न का जवाब देने में आपको कोई दिक्कत होगा? अब जो बच गया वो सब किस में है? एपेंडिकुलर में है। और बच गया दोस्तों फोर लिम्ब। फोर लिम्ब यानी हाथ। फोर लिम्ब यानी हाथ। उसके बाद हिंड लिम्ब यानी पैर। हिंड लिम्ब यानी कि पैर, दोनों पैर। और पेल्विक ग्राइडल। पेल्विक ग्राइडल यानी कमर। और पेक्टोरल ग्राइडल। पेक्टोरल ग्राइडल। पेक्टोरल ग्राइडल यानी कंधा वाला भाग, यानी कि कंधा वाला भाग। तो मानव के अंतःकंकाल अथवा मानव के कंकाल अथवा मानव के हड्डियों के बने ढांचे को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, एक्जियल और एपेंडी। एक्जियल और एपेंडी। एक्जियल में खोपड़ी शामिल है, रीढ़ की हड्डी शामिल है, छाती की हड्डी पसली शामिल है, छाती की हड्डी एस्टर्नम शामिल है। खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी अर्थात कशेरुक दंड,
छाती की हड्डी अर्थात पसली, छाती के बीचों बीच की हड्डी अर्थात एस्टर्नम मिलकर क्या बनाते हैं? एक्जियल। हाथ पैर कंधा कमर की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं? हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, कमर की हड्डी, कंधे की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं? एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर। अब आइए दोस्तों हम एक एक भागों को समझेंगे। 4 दूनी 8 भागों को समझेंगे, कहां पर कितनी हड्डियां है और उस हड्डी के क्या नाम है, कहां पर कितनी हड्डियां है और उसका क्या नाम है, क्योंकि आपसे प्रश्न भी यहीं से पूछा जाएगा। तो कंकाल तंत्र से संबंधित प्रश्नों का बेधड़क जवाब आप दे सके, इसके लिए जरूरी है कि इन 8 भागों में उपस्थित हड्डियों की संख्या और हड्डियों के विशेष नाम आप याद रखिए। आइए दोस्तों एक एक करके हम शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि क्लास में ही आपको याद हो जाए। देख लिया नहीं आता 4 8 में क्या क्या आता है? क्लियर? एक एक करके हम देखने वाले हैं। अब फिर बहुत कहेगा कि सर 3D पिक्चर ला करके हमें समझाइए, उतने समझने की जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल बायोलॉजी थोड़े से रिजल्ट हो जाएगा, और भी बहुत कुछ है। एक पढ़िएगा 3D अब बाकी पढ़िएगा 0D में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं बायोलॉजी सर पूरा समझ में आ रहा, पूरा। हम कहिए पूरा नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपको पूरा समझ में आएगा, बड़ी बात यह है कि सब कुछ आपको पूरा समझ में आना चाहिए, और यह बिल्कुल होकर रहेगा क्योंकि आप सही जगह पर हैं। आइए दोस्तों हम पर बहुत लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं, ठीक है? मतलब ये विद्यार्थी को घुमाते हैं, सही से नहीं पढ़ाते हैं। हम ऐसे लोगों को सिर्फ एक जवाब देते हैं, बुला लो अपने विद्यार्थी को, हम भी लेकर आ रहे हैं, फरिया लिया जाएगा सामने सामने। आइए दोस्तों, ठीक है? खोपड़ी, खोपड़ी यानी कि स्कूल, और खोपड़ी मतलब गले के ऊपर का भाग क्या है? खोपड़ी। गले के ऊपर का भाग क्या है? अब दोस्तों खोपड़ी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। खोपड़ी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक सिर वाला हिस्सा जिसको कहते हैं क्रेनियम रीजन, क्या कहते हैं? क्रेनियम रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम रीजन कहते हैं। और ये जो फेस वाला भाग है, इस फेस वाला भाग है, इसे क्या कहते हैं? फेशियल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेशियल रीजन कहते हैं। तो मानव के स्कूल यानी खोपड़ी को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक ये वाला यानी कि सिर वाला हिस्सा और एक फेस वाला हिस्सा। सिर वाला हिस्सा, फेस वाला हिस्सा। और इस सिर वाले हिस्से में कितने हड्डी? 8 हड्डी है। मानव के क्रेनियम रीजन में कितने हड्डी? या पूछ दे मानव के सिर में कितने हड्डी? ध्यान रखिएगा, सिर और खोपड़ी पर्यायवाची नहीं है, अलग अलग है। सिर और खोपड़ी पर्यायवाची अलग अलग है दोस्तों। तो मानव के स्कूल यानी खोपड़ी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में क्रेनियम रीजन और क्रेनियम रीजन में कितने हड्डी? और इसी 8 हड्डी के बने खोल में मस्तिष्क बंद रहता है। इसी 8 हड्डी के बने खोल में मस्तिष्क बंद रहता है। और फेशियल रीजन में 14। ये जो नाक है
आंख है, गाल है, इसमें टोटल छोटी छोटी हड्डियों की कुल संख्या कितनी दोस्तों? 14। हमारे फेस में टोटल कितना हड्डी? हमारे सिर में टोटल कितना हड्डी? 8 हड्डी है। क्लियर हो गया? तो फेशियल रीजन में कितना हड्डी? क्रेनियम रीजन में कितना हड्डी? फेशियल रीजन में कितना हड्डी? याद हो गया? याद हो गया? कहिए दोस्तों, ये क्रेनियम रीजन कितना? 8। वेरी गुड दोस्तों। फेशियल में, और इसी से दोस्तों लगा होता है कौन? इसी से लगा होता है कान। और दोनों कान में कितना हड्डी? 3 हड्डी। दोनों कान में कितना हड्डी? 3 हड्डी। तो 3 3 6 हड्डी, 3 3। अब यहां पर दोस्तों कान के हड्डी का नाम याद रखना जरूरी है। कान के हड्डी का नाम याद रखना। तो एक हड्डी का नाम है मेलियस, मेलियस, इनकस, एस्टेप्स। मेलियस, इनकस। और दोस्तों कान की ये तीनों हड्डी किस भाग में रहते हैं? कान के ये तीनों हड्डी किस भाग में रहते हैं? कान के ये तीनों हड्डी किस भाग में रहते हैं? मध्य भाग में रहते हैं। किस भाग में रहते हैं? ये जो बाहरी कौन है इसको पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना, पिन्ना, पिन्ना। बाहरी कौन को क्या बोलते हैं? पिन्ना। और इस पिन्ने में एक भी हड्डी, ये पिन्ना पूरी तरह से कार्टिलेज का बना है। ये बाह्य कौन को पिन्ना कहते हैं। पिन्ना में एक भी हड्डी, पिन्ना पूरी तरह से कार्टिलेज का बना है, पूरी तरह से। कान की जो 3 हड्डी है अंदर मध्य भाग में है, अंदर मध्य भाग में है। कान के कितने हिस्से? 3 हिस्से। सबसे अंदर का कान जो है उसमें लिक्विड भरा है, उसमें भी कोई हड्डी नहीं है। सबसे बाहर जो कान है पिन्ना, उसमें भी कोई हड्डी नहीं है। कान की तीनों हड्डी कान के मध्य भाग में होता है। कान की तीनों हड्डी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि मानव के शरीर में कुल 206 हड्डी है। उन 206 हड्डी में सबसे छोटी हड्डी कौन है? एस्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी मटर के दाने से कुछ ही बड़ा होता है। मटर के दाने से कुछ ही बड़ा ये एस्टेप्स नामक हड्डी होती है। तो मानव के शरीर में कुल 206 हड्डी है, और उस 206 हड्डी में 206 हड्डी में सबसे छोटी हड्डी कौन है दोस्तों? आप मटर के दाने देखे होंगे, उससे कुछ बड़ा होता है यह हड्डी, उससे कुछ बड़ा होता है। एस्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। एस्टेप्स मानव शरीर की सबसे। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि खोपड़ी के मुंह वाले हिस्से में, खोपड़ी के मुंह वाले हिस्से में एक अंग्रेजी के यू अक्षर के समान, एक अंग्रेजी के यू अक्षर के समान, अंग्रेजी के यू अक्षर के समान एक हड्डी पाया जाता है, और इसका नाम है ह्वाइड। इसका नाम क्या है? ह्वाइड अस्थि। इसका नाम क्या दोस्तों? ह्वाइड अस्थि। क्या नाम है? और गले के ऊपर जो खोपड़ी है उसमें बस इतना ही हड्डी होता है, बस इतना ही हड्डी होता है। क्रेनियम रीजन में कितना? फेशियल रीजन में, दोनों कान में, दोनों कान में। और एक मुख गुहा में एक हड्डी होता है, और मुख गुहा की हड्डी अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ह्वाइड नामक अस्थि कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा में पाया जाता है। ह्वाइड नामक अस्थि कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा में पाया जाता है। दोनों कान मिलाकर कितना हड्डी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। कान की तीनों हड्डी किस भाग में मौजूद होता है? क्या बाएं कान में कोई हड्डी मौजूद है? नहीं, बाएं कान में एक भी हड्डियां मौजूद। क्लियर हो गया? समझ गए? आइए दोस्तों, समझ गए? एक बार फिर से समझ। क्रेनियम रीजन, फेशियल,
कान, दूसरा कान, मुख गुआ, एक हड्डी का नाम कान की हड्डी का नाम टोटल 14 22 28 खोपड़ी में टोटल हड्डी, मानव के खोपड़ी में टोटल हड्डी, मानव के फेस में टोटल हड्डी, मानव के सिर में टोटल हड्डी, मानव के दोनों कान में, एक कान में। क्लियर हो गया। अब दोस्तों आ जाते हैं गला पर। याद होते जा रहा है, बस यही याद का प्रश्न देखिएगा ना कैसे कैसे। पंखा वो नहीं चलेगा, खराब है। जहां चल रहा वहां बैठ जाइए, ठीक है। अब ध्यान दे, उधर पंखा चल रहा है ना, कहीं घुमा ली, इधर कर दो। ए डियर फ्रेंड, इधर कर दीजिए। ए कहाँ भाग रहे हैं जी? अरे जाने दीजिए। होना गया कि आदमी के जिंदगी में हजार समस्याएं, पढ़ने का समस्या एक अलग समस्या है, ठीक है। वैसे महान दार्शनिक अरस्तु कहे हैं कि जिंदगी समस्याओं के उलझनों का नाम है। जिंदगी समस्याओं के उलझनों का, अगर किसी के जिंदगी में उलझने नहीं है तो निश्चित ही वह ईश्वर है। ताली मत मारिए क्योंकि हम नहीं बोले हैं, ठीक है, ठीक है। जिंदगी समस्याओं से उलझा हुआ, अगर किसी के जिंदगी में उलझने नहीं है तो निश्चित वो क्या है? ईश्वर है दोस्तों। अब दोस्तों हो गया क्रेनियम रीजन, फेशियल रीजन, 3 और 1 इस हड्डी का नाम। अब दोस्तों मानव के गला में 7, मानव के गला में कितना हड्डी? 7 हड्डी होता है, 7 हड्डी होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मानव के गला में जो 7 हड्डी होता है, मानव के गला में जो 7 हड्डी होता है, वो 7 हड्डी वास्तव में रीढ़ के हड्डी का भाग है। वो वास्तव में रीढ़ की हड्डी का भाग है। रीढ़ का हड्डी मस्तिष्क के पिछले हिस्से से निकलकर पीठ के अंतिम भाग तक फैला रहता है। और रीढ़ के कुल हड्डी में 7 हड्डियां कहां पर है? गर्दन वाले भाग में है। 7 हड्डियां किस में है? गर्दन वाले भाग में। क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत? तो मानव के गले में कितना हड्डी? 7 हड्डी। मानव के गले में कितना हड्डी? 7 हड्डी। लेकिन गले का ये 7 हड्डी रीढ़ के हड्डी का भाग है। रीढ़ का हड्डी मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होकर पीठ के अंतिम हिस्से तक फैला रहता है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होकर पीठ के अंतिम हिस्से तक फैला रहता है। और इसलिए हम दोस्तों अब सीधे रीढ़ की हड्डी पर चर्चा करेंगे। रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को कहते हैं दोस्तों वर्टिब्रल कुलुम्न। वर्टिब्रल, ये क्या हो रहा है जी? वर्टिब्रल कुलुम्न, वर्टिब्रल कुलुम्न, या हिंदू में मेरुदंड। क्या कहते हैं? मेरुदंड या कशेरुक दंड। मेरुदंड या कशेरुक दंड। मेरुदंड या कशेरुक दंड। क्लियर हो गया? रीढ़ के हड्डी को वर्टिब्रल कुलुम्न या मेरुदंड या कशेरुक दंड कहा जाता है। और रीढ़ में टोटल कितना हड्डी है? 26।
रीढ़ में टोटल कितना हड्डी है? और ये 26 हड्डी मस्तिष्क के अंतिम भाग से शुरू होता है और पीठ के अंतिम भाग तक फैला रहता है। पीठ के अंतिम भाग तक फैला रहता है। ये रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के अंतिम हिस्से से शुरू होता है और पीठ के अंतिम हिस्से तक फैला रहता है दोस्तों। और रीढ़ के हड्डी को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। रीढ़ के हड्डी को कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रीढ़ के हड्डी को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है सर्विकल, पहला है सर्विकल, सर्विकल, और इसकी संख्या 7, इसकी संख्या। और यही 7 हड्डी कहाँ पर है? गला में। गला में जो रीढ़ की हड्डी है उसे क्या कहते हैं? सर्विकल। गला में जो 7 हड्डियां हैं रीढ़ की उसे क्या कहते हैं? दूसरा है थोरेसिस, दूसरा है थोरेसिस, थोरेसिस। और थोरेसिस संख्या कितनी है? 12। यानी छाती के ठीक पीछे, छाती के ठीक पीछे पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी है उसका नाम है छाती के ठीक पीछे पीठ पर जो हड्डी है रीढ़ की उसका नाम है, और इसकी संख्या 12। उसके बाद लुम्बर, उसके बाद लुम्बर, इसकी संख्या 5। लुम्बर मतलब पेट के सीधे, पेट के ठीक पीछे पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी है उसका नाम है लुम्बर। पेट के ठीक पीछे पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी है उसका नाम है लुम्बर। थोरेसिस छाती के पीछे, लुम्बर पेट के पीछे, और उसके नीचे दोस्तों सैक्रम। दोस्तों क्या है? सैक्रम, सैक्रम। और सैक्रम की संख्या 1, यानी सैक्रम पेट के नीचे, सैक्रम पेट के नीचे। और अगला है दोस्तों कॉक्जियल, अगला है कॉक्जियल, कॉक्जियल, कॉक्जियल की संख्या 1। जिन जंतु में पूंछ लगे होते हैं, पूंछ किस हड्डी से? कॉक्जियल। बंदर का पूंछ किस हड्डी से लगा होता है? और मानव में कॉक्जियल हड्डी की उपस्थिति, मानव में कॉक्जियल हड्डी की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि मानव के पूर्वज को भी पूंछ होता था, क्योंकि रीढ़ की कॉक्जियल हड्डी का मानव के शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है। रीढ़ के कॉक्जियल हड्डी का मानव के शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है। इस कॉक्जियल हड्डी की आवश्यकता उस जंतु को है जिसको पूंछ होता है, जिसको पूंछ होता है। गाय को, भैंस को, बंदर को इस्तेमाल होता है इस हड्डी का। लेकिन मानव में ये मौजूद है, लेकिन मानव में पूंछ होता ही नहीं है। इस तरह से रीढ़ के 26 हड्डी में एक हड्डी अवशेषी अंग की भूमिका में है, अर्थात इसकी कोई आवश्यकता। हाँ, जिसमें पूंछ होते हैं वो रीढ़ के हड्डी से लगे होते हैं और अंतिम रीढ़ के हड्डी कॉक्जियल से लगे होते हैं। मानव के रीढ़ के हड्डी में कॉक्जियल हड्डी की उपस्थिति इस बात का सीधा संकेत है कि मानव के पूर्वज को पूंछ हुआ करता था, और यह बात का सबूत है कि मानव का पूर्वज कोई और नहीं बंदर है। और यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित बात है कि हमारा लाखों करोड़ों वर्ष पहले पूर्वज कौन हुआ करते थे, यानी कि 10⁻22 वर्ष पहले हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। इसलिए बंदर को सम्मान की दृष्टि से देखना है। क्लियर? तो रीढ़ के हड्डी को कितने भागों में बांटा जाता है? सर्विकल की संख्या, सर्विकल की संख्या, थोरेसिस की संख्या, लुम्बर का, सैक्रम का, कॉक्जियल का। जिन जंतु में पूंछ होते हैं वो किस रीढ़ के हड्डी से जुड़े होते हैं? मनुष्य के रीढ़ के हड्डियों में कॉक्जियल की उपस्थिति किस ओर संकेत करता है? अब हमारे एक दोस्त है जो पूछ रहे हैं कि मानव के शरीर से पूंछ कब हट गया था।
दोस्तों मानव बिना पूछ का ही अवतरित हुआ है इस पृथ्वी पर। जब मानव आ गया तो बिना पूछ का आया था। मानव के पूर्वज, मानव जिससे उत्पन्न हुआ उसको पूछ था, यानी बंदर को। क्लियर हो गया। अब रीढ़ के हड्डी का सर्विकल वाला हिस्सा गर्दन में है। रीढ़ के हड्डी का सर्विकल वाला हिस्सा गर्दन में है। कहां पर है दोस्तों? गर्दन में है। क्लियर हो गया। खोपड़ी क्लियर, गर्दन क्लियर, पीठ क्लियर। आज ये दोस्तों छाती पर। अरे अल्लाह ने अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि सबसे पहले छाती के बीचों बीच एक हड्डी होता है और छाती के बीचों बीच जो एक हड्डी होता है, छाती के बीचों बीच जो एक हड्डी होता है उसका नाम है एस्टर्नम। एस्टर्नम। छाती के बीचों बीच जो हड्डी होता है उसका नाम है एस्टर्नम। छाती के बीचों बीच जो हड्डी होता है उसका नाम है एस्टर्नम। एस्टर्नम। और इस एस्टर्नम से 12 जोड़ा पसलियां जुड़े होते हैं। कितना जोड़ा? 12 जोड़ा पसलियां जुड़े होते हैं। अब 12 नहीं बना रहे हैं, आप समझ लीजिए। और इसे जोड़ा में इसलिए बोलते हैं कि ये जोड़ा में है कि न है। और ये इसको कहते हैं दोस्तों रिब्स। इसको क्या कहते हैं? रिब्स। इसको क्या कहते हैं? रिब्स। जो कितना होता है? 12, यानी टोटल 24। क्लियर। तो छाती के हड्डी को पसली कहते हैं, अंग्रेजी में रिब्स कहते हैं, जिसकी संख्या 12 जोड़ा होता है। और इसे जोड़ा में इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है जोड़ा में 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और टोटल कितना जोड़ा। और ये 12 जोड़ा पसली एक हड्डी से जुड़ी रहती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पसली आगे में एस्टर्नम और पीछे थोरेसिस नामक रीढ़ के हड्डी से जुड़ा होता है। थोरेसिस में कितना हड्डी था? तो ये 12 जोड़ा पसली आगे में किससे? ये जो पसली है, पसली वाला हड्डी है, ये छाती के आगे किससे? अब पीछे थोरेसिस नामक रीढ़ के हड्डी से जुड़ा होता है। ये जो पसलियां हैं ये आगे की ओर एस्टर्नम और पीछे की ओर थोरेसिस नामक रीढ़ के हड्डी से जुड़ा होता है। और आप जान चुके हैं थोरेसिस नामक रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना था? 12 था। उसी 12 से ये 12 जोड़ा जुड़ा रहता है। उसी 12 से ये 12 जोड़ा जुड़ा रहता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रिब्स यानी कि पसली, एस्टर्नम जिससे पसली जुड़ा है, और थोरेसिस समझ रहे हैं? ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? रिब केज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिब केज। ठीक है। 12 जोड़ा पसली, एस्टर्नम और रीढ़ का थोरेसिस हड्डी आपस में मिलकर एक पिंजरे के समान संरचना बनाते हैं। एक पिंजरे के समान संरचना बनाते हैं। और इस पिंजरे के समान संरचना को क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। इसी रिब केज के भीतर हमारा फेफड़ा सुरक्षित रहता है। इसी रिब केज के भीतर हमारा हृदय सुरक्षित रहता है। रिब केज फेफड़ा और हृदय को सुरक्षित रखता है बाहरी आघातों से। हृदय और फेफड़ा को सुरक्षित रहता है बाहरी आघातों से। दोस्तों क्लियर है? रिब केज कौन कौन मिलकर बनाता है? रिब केज कौन कौन मिलकर बनाता है? इस रिब केज के अंदर कौन 2 महत्वपूर्ण अंग है? फेफड़ा और रिब केज के भीतर कौन से 2 महत्वपूर्ण अंग है? फेफड़ा और क्लियर हो गया।
छाती क्लियर। कंधा पर आते हैं दोस्तों, कंधा पर क्लियर। याद होते जा रहा है कि नहीं? याद होने का मतलब है प्रश्न बनना चाहिए, प्रश्न बनना चाहिए दोस्तों। खोपड़ी क्रेनियम रीजन में, क्या बात है, फेशियल रीजन में, मुख गुआ में, मुख गुआ में, कान में, कान में 3, गला में 7। सात किसका हिस्सा है? रीढ़ के हड्डी का। किसका? रीढ़ के हड्डी को पीठ का हड्डी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब उसके बाद आता है कंधा। कंधा 2 इधर 2 इधर। और कंधा वाले छेद को क्या कहते हैं? पेक्टोरल। पेक्टोरल ग्राइडल, पेक्टोरल ग्राइडल। कंधा वाले छेद को क्या कहते हैं? पेक्टोरल ग्राइडल, पेक्टोरल ग्राइडल। और इसमें टोटल दो दुनी एक हड्डी का नाम है एस्केपुला। एक हड्डी का नाम है एस्केपुला, एस्केपुला। और दूसरी हड्डी का नाम है क्लेविकल। दूसरी हड्डी का नाम है क्लेविकल। कंधा अर्थात पेक्टोरल ग्राइडल में टोटल कितना हड्डी? 2। एक का नाम है एस्केपुला, ऊपर वाला का एस्केपुला, नीचे वाला का एस्केपुला क्लेविकल। एक इस तरफ, एस्केपुला क्लेविकल दूसरा जोड़ा इस तरफ। टोटल कंधा यानी कि पेक्टोरल ग्राइडल में 2 दूनी 4 हड्डी पाया जाता है। एक एस्केपुला क्लेविकल बाएं तरफ, एक क्लेविकल एस्केपुला दाएं तरफ। और टोटल कितना हड्डी? टोटल कितना हड्डी? और उसके बाद दोस्तों छाती क्लियर ही हो गया, नहीं हो गया? छाती क्लियर हो गया। बीचों बीच कितना हड्डी? बीचों बीच कितना हड्डी? अब पसलियों के कितने जोड़े? पसलियों के कितने जोड़े? पसलियों के कितने जोड़े? 12 दूनी 24, 1 छाती में, छाती में 12 दूनी 24, 1 कंधा में 2 दूनी। कंधा वाले छेद को पेक्टोरल ग्राइडल कहते हैं। कंधा वाले छेद को क्लियर हो गया, बात समझ गए? कंधा की हड्डी का नाम क्या है? क्लेविकल एस्केपुला। कंधा की हड्डी का क्या नाम है? क्लेविकल एस्केपुला। क्लेविकल एस्केपुला हड्डी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पेक्टोरल क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लेविकल एस्केपुला किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पेक्टोरल क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं दोस्तों? कमर पर आइए, याद होते जा रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? क्रेनियम, फेशियल, मुखगुआ, कान, दूसरा कान, गला, गला, कंधा, कंधा, 2 दूनी, छाती के बीचों बीच एक हड्डी का नाम। और पसली के कितने जोड़े? पसली कितने जोड़े? पसली कितने जोड़े? और इसके बाद इलाका शुरू होता है कमर का। किसका? कमर में एक बाएं एक। कमर वाले छेद को कहते हैं पेल्विक ग्राइडल। क्या कहते हैं? पेल्विक ग्राइडल। क्या कहते हैं? कमर वाले छेद को क्या कहते हैं? पेल्विक ग्राइडल। कमर वाले छेद को क्या कहते हैं? पेल्विक ग्राइडल। कमर वाले छेद को क्या कहते हैं? और दोनों तरफ कितना कितना हड्डी? दोनों तरफ कितना कितना हड्डी? क्लियर। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि
रीढ़ की कुछ हड्डियां स्टर्नम से स्वतंत्र रहता, बिल्कुल। देखिए, और नोट में इसका जिक्र क्या हुआ स्पष्ट तरीके से कि पहला जोड़ा से लेकर 7वां जोड़ा स्टर्नम से जुड़ा रहता है, 8वां 9वां 10वां जोड़ा स्टर्नम से जुड़ा, 11वां 12वां जोड़ा पसली केवल पीछे थोरेसिस से जुड़ा रहता है, स्टर्नम से उसका कोई संबंध नहीं है। थोड़ा हम बताना भूल गए हैं, लेकिन आप नोट में पढ़ लीजिएगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तो पसली के कितने जोड़े? 12 जोड़े। पसली के कितने जोड़े? 12 जोड़ा। 12 जोड़ा पसली थोरेसिस नामक रीढ़ के हड्डी से जुड़ा रहता है। 12 जोड़ा पसली पीछे पीठ के तरफ थोरेसिस नामक रीढ़ के हड्डी से जुड़ा रहता है, लेकिन 12 जोड़ा आगे स्टर्नम से जुड़ा नहीं रहता। स्टर्नम से पहला से लेकर 7वां तक जुड़ा रहता है, 8वां 9वां 10वां, 8वां 9वां 10वां जोड़ा 7वां से जुड़ा रहता है, 11वां और 12वां आगे की तरफ आता ही नहीं है, पीछे ही रह जाता। इसीलिए पसली को 3 भागों में बांटा गया है, सत्य पसली, असत्य पसली, फ्लोटिंग पसली। सत्य पसली, असत्य पसली, फ्लोटिंग पसली। एक क्वेश्चन बार बार, हड्डी आवाज क्यों करता है? हड्डी आवाज करता है क्योंकि उसमें आवाज करवाया जाता है, वैसे आवाज करता है हड्डी। तो सत्य पसली, असत्य पसली और फ्लोटिंग पसली। सत्य पसली, असत्य पसली, पहला से लेकर 7वां सत्य पसली, पहला से लेकर 7वां, 8वां 9वां 10वां असत्य पसली, 8वां 9वां 10वां असत्य पसली, 11वां और 12वां फ्लोटिंग पसली, 11वां और 12वां, 11वां और 12वां पहला से लेकर 7वां जोड़ा पसली, सत्य पसली, 8वां 9वां 10वां असत्य पसली, 11वां 12वां। वो पसली जो स्टर्नम से जुड़ा है वो सत्य पसली है, वो पसली जो स्टर्नम से नहीं जुड़ा है वो असत्य पसली है, वो पसली जो आगे आता ही नहीं है पीछे ही रह जाता वो फ्लोटिंग पसली है, वो फ्लोटिंग पसली है, फ्लोटिंग पसली। क्लियर? कोई दिक्कत? अब दोस्तों थोड़ा सा हम जिक्र कर देते, ये तो आप जान गए कि पेल्विक ग्राइडल, पेल्विक ग्राइडल यानी कि कमर वाले क्षेत्र में दोनों तरफ एक एक यानी कुल 2 हड्डियां हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जन्म के समय यहां पर 3 हड्डियां होती है। जन्म के समय यहां पर 3 हड्डियां होता है, इलियम, इस्चियम, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। 3 हड्डी इस तरफ, 3 हड्डी इलियम, इस्चियम, प्यूबिस इस तरफ, 3 इस तरफ। लेकिन जैसे ही शरीर वयस्क बनता है, जैसे ही शरीर वयस्क बनता है, तीनों हड्डियां आपस में जुड़कर एक हो जाती है, तीनों ही हड्डियां आपस में जुड़कर एक हो जाती है। इस पेल्विक ग्राइडल वाले क्षेत्र में, पेल्विक ग्राइडल वाले क्षेत्र में कितनी हड्डियां? 3 हड्डियां होती है जन्म के समय, 3 हड्डियां होती है जन्म के समय, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। लेकिन वयस्क होती है ये तीनों हड्डियां आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है, आपस में क्या होता है? और बन जाता क्या? एक। अब करा 3D इमेज लगाकर पढ़ाइए, अच्छा समझ में आएगा। अब बताइए, आपको अच्छा समझ में आ रहा है? 3D में कुछ समझ में नहीं आएगा, 3D सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, और जो आंखों को अच्छा लगता है वो दिमाग को अच्छा नहीं लगता। अब बात को समझिए, ये बात एकदम परफेक्ट है। कलरफुल चीजों को दिमाग जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता। आपको देखने में अच्छा लगेगा, जब तक क्लास में है तब तक मजा लगेगा, और परीक्षा में 3D नहीं रहता है, परीक्षा में ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा अब तक। क्लियर है ना? आप समझिए,
औकात नहीं है बोर्ड का कि कंकाल तन से क्वेश्चन पूछ दे और आपसे ना बने। 3D में पढ़ने वाला एक आध क्वेश्चन में मिस कर सकता, आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि 3D में क्लियर नहीं है, यहाँ पर क्लियर है। पेक्टोरल गाइडल में टोटल कितना 2, वहां गणना पड़ता, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है 2, है कि नहीं? अब 3D में गणना पड़ता, इधर 1 इधर 2, यहाँ डायरेक्ट लिखा है 2, है कि नहीं है? और अभी हमारे कई ऑनलाइन दोस्त जुड़े हुए हैं, क्या ये स्पष्ट समझने का बेहतरीन तरीका नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, क्लियर हो गया। इलियम इस्टियम प्यूबिस, इलियम इस्टियम प्यूबिस, इलियम इस्टियम प्यूबिस शिशु अवस्था में रहता है यहाँ पर, लेकिन बाद में तीनों हड्डियां जुड़कर कितना एक हो जाता है? एक हो जाता है, तीनों हड्डियां जुड़कर एक हो जाता है। क्लियर? बच गया है हाथ और बच गया है पैर। क्लियर कर लेते हैं, हाथ और पैर को छोड़ देंगे। आइए दोस्तों, हाथ और पैर को क्लियर कर लेते हैं। समय लगता है, लगने दीजिए। अब समझिए, हाथ यानी कि 4 लिम्ब, हाथ यानी कि 4 लिम्ब जुड़ा रहता है किससे? पेक्टोरल से, और पैर पेल्विक से। हाथ पेक्टोरल से पैर, हाथ पेक्टोरल से पैर, हाथ पेक्टोरल से पैर। क्लियर? बात समझ गए? आते हैं हाथ पर और फिर पैर पर, कोई दिक्कत नहीं ना? सबसे पहला, हाथ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसमें एक हड्डी, ऊपरी हिस्सा में एक हड्डी, उसका नाम है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस, इसको कहते हैं ऊपरी बाहु, ऊपरी बाहु, ऊपरी बाहु। उसके नीचे में 2 हड्डी, उसके नीचे में 2 हड्डी, उसके नीचे में कितने हड्डी? एक का नाम क्या? रेडियस, और दूसरे का नाम क्या? अल्ना, अल्ना, अल्ना। हाथ के ऊपरी भाग में केवल, उसका नाम, हाथ के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? अपर बाहु, अपर आर्म, अपर आर्म या ऊपरी। और उसके नीचे नीचे कितने हड्डी? 2 हड्डी, रेडियस, रेडियस, और दोस्तों ये कलाई, ये क्या है? कलाई। और कलाई का हड्डी का नाम है कार्पेल, कलाई का हड्डी का नाम कार्पेल। कार्पेल में टोटल, ये कलाई, कलाई जहां से मुड़ रहा है, मुड़ रहा है, कलाई, कलाई कौन हड्डी? कार्पेल। कार्पेल में टोटल एकदम छोटा छोटा 8 हड्डी, छोटा छोटा। उसके बाद हथेली, हथेली में 3 2 5, हथेली में 5, हथेली, हथेली, ठीक है। और हथेली के हड्डी का नाम है मेटाकार्पल। क्या नाम है? मेटाकार्पस। हथेली का हड्डी का नाम क्या है? और मेटाकार्पल की संख्या। उसके बाद दोस्तों होता है फिंगर, फिंगर, फिंगर टोटल कितना है? और 5 फिंगर, टोटल 5। और 5 फिंगर में कितना हड्डी? 14, 4 तिया, 4 तिया 13। ये चारों में 3 3 हड्डी, अंगूठा में तो 4 तिया 12, 2 पांचों उंगली मिलाकर कितना हड्डी? और फिंगर के हड्डी का नाम है फेलेंजेज। एफ से फिंगर और एफ से फेलेंजेज, एफ से फेलेंजेज। उंगली का हड्डी का नाम, क्लियर हो गया? हाथ। ऊपरी बाहु में कितना हड्डी? नाम। निचली बाहु में रेडियस। कलाई, कलाई का हड्डी का नाम। कार्पेल की संख्या। हथेली, हथेली में हथेली का हड्डी का नाम मेटाकार्पल।
पांचों उंगली के हड्डी का नाम। पांचों उंगली में कुल हड्डी, पांचों हड्डी में कुल हड्डी। और लिखते समय 14 हड्डी में 8 हड्डियां काम करती है। जब आप लिख रहे होते हैं तो उंगली के 14 हड्डी में 8 हड्डी कार्यशील रहती है। 8 हड्डी कार्यशील रहती है। क्लियर? बात समझ गए? ऊपरी बाहु में कौन? निचली बाहु में रेडियस, कलाई 8। कलाई का हड्डी का नाम, कार्पेल की संख्या, हथेली, हथेली का हड्डी का नाम, मेटाकार्पल। पांचों उंगली की हड्डी का नाम, फेलेंजेज। पांचों उंगली की हड्डी का नाम, 5 उंगली में टोटल फेलेंजेज। गनिए एक हाथ में कितना? 1 2 3 8 3 11, 11 5 16, 16 14, यानी कि एक हाथ में 30 हड्डी, 2 हाथ में 60। 2 हाथ में क्या हुआ जी? अरे जोर से मत बोलिए, कौन दर्द करता है क्या? क्लियर? ऊपरी बाहु में कितना हड्डी? नाम, ह्यूमेरस। निचली बाहु में नाम, रेडियस, रेडियस अल्ना। कलाई किसको कहते समझ गए? कलाई में कितना? कलाई का हड्डी का नाम, कार्पेल, कार्पेल। हथेली 5, हथेली, हथेली का हड्डी का नाम, मेटा, मेटाकार्पेल्स। उंगली का हड्डी, फेलेंजेज, फेलेंजेज, फेलेंजेज। एक हाथ में टोटल, दोनों हाथ में, दोनों हाथ में। क्लियर? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजेज। कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजेज। क्लियर? अब आइए पैर, पैर, पैर। हो गया, बस बस। पैर छोड़ दे। ओह माय गॉड। पैर आप लोग इस तरह हड़बड़ाते हैं, क्या करिएगा हड़बड़ा? पढ़िए दोस्तों, मजा नहीं आ रहा क्या? कहिए तो हिस्ट्री चालू कर दें और आपको हम बता दें कि हमें ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, पैर, पैर के ऊपरी भाग में कितना हड्डी? नाम। और फीमर सबसे बड़ी हड्डी होता है। फीमर सबसे समान लंबाई के मेल और फीमेल में फीमर कितना? 48 सेंटीमीटर। एक लंबाई एक व्यक्ति की सामान्य लंबाई है, बौनापन नहीं है, तो उसके फीमर की लंबाई कितना? तो फीमर यानी जांग की हड्डी, और उसके बाद घुटना, घुटना का हड्डी का नाम पटेला, पटेला। उसके नीचे 2 हड्डी, उसके नीचे, उसका नाम टिबिया, टिबिया, फिबुला, टिबिया, फिबुला। क्लियर? पैर के ऊपरी भाग में कौन हड्डी? सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। उसके बाद सबसे मजबूत हड्डी जबड़े का होवाइड, और उसके बाद लंबाई, सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी घुटना में, उसके नीचे टिबिया, उसके बाद टखना, सॉरी टखना,
टखनों में टार्सल, टार्सल की संख्या तलबा, तलबा, तलबा में मेटा टार्सल, और मेटा टार्सल की संख्या, मेटा टार्सल की संख्या 5। अब पैर के उंगली में भी फ्लेंजेज, पैर की हड्डी में, अब पैर के भी 5 हड्डी में, पैर के हड्डी का नाम भी फ्लेंजेज, और हाथ के उंगली का भी, पैर के उंगली के भी हड्डी का नाम फ्लेंजेज, हाथ के उंगली का नाम भी, पैर के भी 5 उंगली में 14 हड्डी, हाथ के भी 5 उंगली में, टोटल कितना? 30। एक हाथ में भी 30, एक पैर में भी 30, एक हाथ में भी 30 और एक पैर में भी 30 हड्डी। क्लियर? और एक पूछ रहा सबसे कमजोर हड्डी कौन है? कोई कमजोर नहीं है, सब मजबूत है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? एक पैर में कितना हड्डी? तो 2 पैर में, 4 पैर में, क्लियर? एक बार गनते हैं, एक बार, एक बार गनिए तो, हर बार आते कहे। ऑनलाइन वाले दोस्तों गनिए तो टोटल कितना हड्डी हुआ? खोपड़ी, क्रेनियम रीजन, फेशियल, वाई, कान, कान, टोटल गला, लेकिन है किसका? तो यहां क्या लिखेंगे? 26। उसके बाद पेक्टोरल ग्राइडल, 2 पेक्टोरल ग्राइडल, उसके बाद एस्टर्नम, पसली, पसली 12 जोड़ा ना, तो टोटल 25 टोटल। उसके बाद पेल्विक ग्राइडल, 1 पेल्विक ग्राइडल, 1-1। उसके बाद हाथ में 30 दूनी 7, पैर में 30 दूनी 60, पैर में टोटल जोड़िए, जोड़िए 2 को ज्यादा होगा, है? समझे? 206 हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं, वो रोग याद करना आपका होमवर्क रहा, ठीक है ना? कल के क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट की चर्चा होगी। ओके मेरे दोस्त, कल के क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट की चर्चा होगी दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम।